दोस्तों बात करें तो जो पबजी मोबाइल है ना, वो तो इंडिया में शायद थोड़ा सा लेट हो जाए आने के लिए, लेकिन पबजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि पबजी मोबाइल कॉर्प या फिर पबजी कॉर्प अब पबजी स्टूडियोज़ बन गई है और क्राफ्टन के अंदर मिक्स हो गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है, पबजी कॉर्पोरेशन थी, क्राफ्टन का पार्ट था, अब उसको क्राफ्टन के अंदर मर्ज कर दिया और उसका एक पूरा स्टूडियो बना दिया, उसका नाम रखा है पबजी स्टूडियोज़। अब इसके पीछे का मेन लॉजिक मैं समझा देता हूँ। पबजी क्या है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आता है। एक तो पबजी मोबाइल है आपका, पबजी पीसी पे आता है, एक्सबॉक्स पे भी आता है, प्ले स्टेशन पर भी आता है। इतने सारे डिफरेंट वर्जन है। पीसी का पबजी अलग होता है, मोबाइल का अलग होता है, और सब जगह कंसिस्टेंसी वगैरह रखनी है, सब जैसा मतलब सब लोगों को एक ही जैसा लुक एंड फील देना है, सब जगह सारी चीज़ें बराबर रखनी है, सारी चीज़ें सही तरीके से मैनेज होना। इसलिए उन्होंने अपना सिर्फ एक ही स्टूडियो रखा है और वो है पबजी स्टूडियो। यानी कि एक स्टूडियो रहेगा, वो सारे पबजी मोबाइल को डेवलप करेगा। मतलब पबजी मोबाइल तो है ही, पबजी पीसी कंसोल वाला, सबके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि पबजी मोबाइल जो रहेगा और पबजी मोबाइल इंडिया रहेगा, दोनों के मैनेज करेगा। और उसके पीछे एक लॉजिक पता है क्या है, कि दोनों जगह आपको सिमिलर चीज़ें प्रोवाइड करनी। यानी कोई सीजन पास आया, कोई नया मैप आया, कोई थीम आई, एक साथ दोनों जगह किस तरीके से अवेलेबल करवाई जाए, ये उसके पीछे का लॉजिक है। यानी कि पबजी मोबाइल है, ग्लोबल वर्जन है, वो तो अपना अलग चल ही रहा है, लेकिन जो पबजी मोबाइल इंडिया होगा ना, उसके अंदर भी सारी चीज़ें बराबर तरीके से चलती रहे, जैसे आपको ग्लोबल वर्जन में देखने को मिलेंगी। तो इसके पीछे का एक मेन लॉजिक है। अब देखते हैं, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, पबजी ने यहाँ पे तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन पबजी वापस कब आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं कब आता है। और इसके साथ ही बात करें जियो के बारे में, तो जियो है ना, उसके साथ हमने सुना था ना कि गूगल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है और एक 4G स्मार्टफोन भी लाने वाला और एक 5G फ़ोन भी लाने वाले, और खबरें तो उड़ गई थी 5G फ़ोन भी आने वाला है। मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब 20 तो ख़त्म हो गया है तो देखने को मिलेगा ही नहीं। मेरे को बहुत ही कम चांस कि 2021 में भी आपको 5G फ़ोन देखने को मिले जियो की तरफ से। लेकिन जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी ना, वो होगा एक नया 4G स्मार्टफोन। यानी कि अभी हमने बात करी थी ना, जियो ने 4G मतलब काफ़ी सारी कंपनीज के साथ डीलिंग करी है, वीवो के साथ करी, लावा कार्बन के साथ करने वाला है, जहाँ पे वो अपने एक्सक्लूसिव फ़ोन्स निकालेगा। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ पे ये है कि जियो अपने खुद के स्मार्टफोन पर भी काम कर रहा है, जिनकी कीमत लगभग 3 से 4 हज़ार होगी। जियो फोन 2 के आगे के वर्जन्स होंगे, और यहाँ पे आपको जो फीचर फोन होता है ना, उसका अपग्रेड कैसे होता है वो देखने को मिलेगा। यानी कि फीचर फोन तो है, काफ़ी सारे लोग फीचर फोन को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उनको अपग्रेड करना है एक प्रॉपर स्मार्टफोन के ऊपर, तो एक फ़ोन निकाला जाए जिसकी कीमत 5,000 से कम हो, और ये चीज़ उसके लिए बनाई गई है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, देखते कब आपको देखने को मिलता है। लेकिन इतना पता चल गया कि ये जियो का जो 4G फ़ोन है लगभग 4,000 रुपये का होने वाला है, गूगल के एंड्रॉयड पे चलेगा। लेकिन ये फ़ोन है, दिसंबर की रिपोर्ट थी, लेकिन दिसंबर में रिलीज़ नहीं होगा ये फ़ोन। अब जो Q1 2020 है तब कहा जा रहा है, यानी कि मार्च तक आप इसे समझ सकते हैं। खैर ये बात हो जाती है। इसके साथ ही बात कर हमारी इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स के बारे में, तो माइक्रोमैक्स का जो In1B है, जो कि कमिंग सून दिखा रहे दिनों से, अब उसकी जो सेल डेट है वो अनाउंस हो गई और पता चल गया है कि उसकी जो पहली सेल है वो 10 दिसंबर को होगी। कन्फर्म है, आपको उसी दिन देखने को मिलेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलहाल के समय में ये जो फ़ोन है ना, In1B काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। मेरे ये सजेशन रहेगा, कोई अगर इस फ़ोन को खरीदने वाले ना, 2GB रैम वाला वर्जन मत खरीदना, 4GB रैम 64GB खरीद लेना। वहाँ पे आपको एंड्रॉयड जो होता है ना प्रॉपर, वो देखने को मिलेगा। और 8,000 रुपये कीमत है 4GB वाले की, 7,000 है 2GB वाले की। 1,000 रुपये डाल के 4GB 64GB लेना अगर लेने वाले हो तो, और 8,000 रुपये का बजट है तो काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकता है। इसके साथ ही Xiaomi की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि जो Xiaomi है ना, वो टीज कर रही है क्वांटम डॉट को, यानी कि एक अपना QLED टीवी लॉन्च कर सकती है। पिछले साल OnePlus टीवी लेके आई थी अपना QLED टीवी, उसका भी मार्केट में काफ़ी चला था। इस साल Realme की बात करें, QLED से बेटर वो बोलने लगे कि हम तो SLED लाएंगे, वो मार्केट में चलने लगा। सैमसंग के भी आती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि दिसंबर में ही आपको QLED टीवी देखने को मिल सकता है, और ये फ्लैगशिप टीवी हो सकता है, यानी कि Mi TV 5 Pro कुछ भी हो सकता है। इसका नाम अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, 15 दिसंबर तक ये लॉन्च हो सकता है। 50,000 के आसपास इसकी कीमत जा सकती है, 40 to 50,000 एक है हमारे पास। देखते कैसा रहता है, क्या स्मार्ट फीचर्स आते। डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। QLED टीवी है, काफ़ी चीज़ देखने वाली बात होगी, तो टीवीज़ में तो काफ़ी इंटरेस्ट है, तो देखते हैं। और इसके बाद ही बात करें तो Qualcomm की स्नैपड्रैगन 888 यानी कि 888 तो रिलीज़ हो ही चुकी है, उसके फ़ोन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन बात आती है कि 777 का क्या हुआ, यानी कि 775 या 777 का। अब 708 सीरीज़ के जो नए प्रोसेसर है ना, अभी तो उन्होंने शोकेस नहीं करे, बोला है Q1 2021 में करेंगे।
मतलब समझ लो फरवरी मार्च तक ही करेंगे, तब 7 हिट सीरीज की शायद मेरे को पूरी लाइनअप नहीं देखने को मिल जाए। और इस बार ये होगा कि 7 हिट सीरीज में जितने भी नए प्रोसेसर्स आएंगे ना, सबके सब 5G होंगे। इस बार जैसा नहीं कि 765G है, लेकिन 730G, 732G, 720G इनमें आपको 4G देखने को मिलता है। इस बार लग रहा है कि 7 हिट सीरीज में मेजॉरिटी प्रोसेसर में आपको 5G देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्या पता अगला जो रेडमी नोट का फ़ोन है उसके अंदर आपको 5G देखने को मिल जाए। यार ये भी काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। और आज बात करें तो टेक्नो नाम की कंपनी ने इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया और देखा तो उसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी अच्छी है, मतलब सरप्राइजिंगली। वैसे टेक्नो का मैं इतना रिकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि इन पर इतना भरोसा नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी ये भी चाइनीज़ कंपनी है। लेकिन 10,000 रुपये के हिसाब से MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर दे रहे हैं, 6000 mAh की बैटरी दे रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि 10,000 रुपये में 6GB रैम 64GB वाला मॉडल है। तो अब बात करें तो जो टेक्नो है वो अगर ऐसा काम कर रही है तो उम्मीद है कि बाकी सारी कंपनी से सीख ले और इससे ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन ला कर दें। क्योंकि 2020 तो चला गया, यहाँ पे काफ़ी सारे फोन्स इनिशियली ऐसे लॉन्च हुए थे जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, फिर अब स्टेबिलिटी आ रही हो। जो पुराना ज़माना होता है ना कि आपको कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन मिले, वो लगता है वापस आ गया है। ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ टेक्नो के ऊपर, फ़ोन ठीक है, ऑन पेपर काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या मैं रिकमेंड करता हूँ इस फ़ोन को लेना? मतलब मेरे को टेक्नो के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो मतलब मैं पर्सनली अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो कभी डालूंगा नहीं इसमें पैसे। लेकिन मैं न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आया है खरीदने के लिए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम मी, मतलब जिस सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं इनमें, इसलिए यहाँ पे मना कर रहा हूँ। और इसी के बाद ही बात करें तो जो वायो है ना, अगर आपने सोनी वायो का नाम सुना है तो कुछ समय पहले क्या हुआ था कि सोनी और वायो अलग हो गए थे। अब क्या हो रहा है कि वायो वापस मार्केट के अंदर आ रहा है, इंडिया में भी वो दोबारा आने वाले हैं और फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने नए थिन एंड लाइट नोटबुक को लॉन्च करने वाले हैं। क्रिसमस तक आपको इसके नोटबुक देखने को मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव होंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। वायो वापस आ रही है, लेकिन सोनी का इसमें कोई हाथ नहीं है। सोनी अलग हो चुकी है, वायो अलग हो चुकी है। सोनी वायो नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको वायो ही देखने को मिलेगा। और अच्छी बात बताऊं, प्रोसेसर वगैरह कौन सा होगा इसमें, आपको राइजन देखने को मिलेगा। फिलहाल के समय में इसके अंदर अपने मतलब प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगी तब बात करेंगे। हालांकि देखा तो कोई लैपटॉप खरीदने वाला तो उसमें काफ़ी अच्छी कंपनी आने वाली है। तो चलिए आज के शो बस इतना ही। जाते जाते आप लोग कुछ कमेंट्स वगैरह को पढ़ लेते। तो यश भाई का सवाल है कि वाई सैमसंग रिमूव वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी फ्रॉम इट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि वेरिएबल टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ थी, वेरिएबल अपर्चर देखने को मिलता था यार आपको, लो लाइट के अंदर अलग अपर्चर, डे लाइट के अंदर अलग अपर्चर। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ा उन्हें महंगा पड़ता होगा, क्योंकि वो इतनी आसान टेक्नोलॉजी बनाने की नहीं है, मतलब उससे मैन्युफैक्चर कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी तो आ जाती है कि कितने लोग उसका यूज़ करते होंगे। शायद यही एक रीज़न है कि टेक्नोलॉजी तो उन्होंने बना दी, इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा लोगों से यूज़ नहीं कर रहे, उसे बनाना मैन्युफैक्चर करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। शायद यही एक रीज़न है उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब बीच बीच में आती हैं, कई बार कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती जो एकदम से हिट हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें आती हैं बिल्कुल ही नहीं, जो आती हैं फिर फ्लॉप हो जाती है, फिर कंपनी दोबारा से रोल बैक कर जाती है। तो इसी हिसाब से ये हुआ। इसका बाद इमरान भाई का सवाल है कि भाई क्या आने वाले समय मोटो G5 की प्राइस बढ़ सकती है क्या? यार मोटो का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता है कि बढ़ी तो है उनकी जो फ़ोन्स की प्राइस है पास्ट में, लेकिन अब लगता है कि अब शायद इतना नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो उसकी चांसेस कम है, लेकिन अब लग रहा है कि अब आने वाले समय में डिस्काउंट ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्टफोन इंडस्ट्री 2020 में पूरी ऊपर नीचे हो गई ना, अब दोबारा से अपने ट्रैक के ऊपर आ रही है। तो अब लगता नहीं है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो खैर ये हो जाते हैं आपके सवाल। वैसे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आपका भी ऐसे कोई सवाल वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन खोला, कुछ जो पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।